हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। मैं आपका टीचर हसीब मेमन। तो आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने चले हैं क्वांटम नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एमिशन स्पेक्ट्रम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। इसके बेसिकली दो और पार्ट्स भी हैं जो हो गए, वो हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटेक्शन। तो आज की वीडियो के अंदर हम ये सब कुछ कवर करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। अब क्वांटम नंबर्स जो होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, क्वांटम नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, चलिए देखते हैं। तो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल। देखें, कोई भी एटम का न्यूक्लियस है, अब उसके अराउंड शेल्स होते हैं। शेल्स के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, क्या है इलेक्ट्रॉन, उसके डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं। क्या कहते हैं, देखो कोई भी एटम होता है उसके अंदर कुछ ना कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसके अंदर 5 होते हैं, तो किसके अंदर 6 होते हैं, किसके अंदर 7 होते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन्स की हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उनके रेस्पेक्टिव शेल और सबशेल्स और ऑर्बिटल्स के अंदर। बेसिकली हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल के अंदर फिल करते हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आया समझ में, क्या प्रोसेस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो प्रोसेस जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करें उनके लिए, उनके रेस्पेक्टिव शेल्स के अंदर, सबशेल्स के अंदर और ऑर्बिटल्स के अंदर। सही है। अब कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, मतलब कोई भी एटम इसके हम कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, सही है, तो वो हमें मस्त क्लियरली बताती है फोर क्वांटम नंबर्स के बारे में। मतलब कोई भी एटम है, उसकी हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। सही है। अब कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद वो जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो हमें शो करेगी चारों के चारों क्वांटम नंबर्स उस एटम के। किसके, जिस एटम की हमने क्या की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है। अब एक एग्जांपल हम देते हैं, यहाँ पर देखा हुआ है, ये देखें। अब यहाँ पर बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 2p(x) और ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। अब ये 1 जो है वो बेसिकली क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। अब px क्या शो कर रहा है, px शो कर रहा है p का जो है डी जनरेट ऑर्बिटल्स को शो कर रहा है। p का क्या, डी जनरेट ऑर्बिटल जो x एक्सिस के ऊपर है। और 2 जो है वो शो कर रहा है शेल जो है वो सेकंड नंबर शेल है। सही है। 2 क्या शो कर रहा है, सेकंड नंबर शेल। px क्या है, p का डी जनरेट ऑर्बिटल जो x एक्सिस के ऊपर हो। और 1 जो उसके ऊपर लिखा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन को बेसिकली शो कर रहा है। मतलब जो ऑर्बिटल है वो p का है और सेकंड शेल के अंदर है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखो क्वांटम नंबर्स कैसे शो हो रहे हैं यहाँ पर। अब जो 2 है, 2 ये बेसिकली हमें शो करता है n के बारे में। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जो p है वो बेसिकली हमें l के बारे में बताता है, किसके बारे में, सब्सिडरी क्वांटम नंबर या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में बताता है p। और जो x लिखा हुआ है ये हमें बेसिकली ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। ओरिएंटेशन मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बताता है। इसको आप नोट कर ले, याद कर ले। और उसके ऊपर जो जो 1 लिखा हुआ है, ये जो 1 बेसिकली शो करता है स्पिन को। अब ये जो स्पिन इस तरीके से लिखी हुई है, ऐसे लिखा हुआ है, ये 1 नहीं लिखा हुआ, बेसिकली इस तरीके से लिखा हुआ है। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन है वो इसे मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर। मतलब काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। जब काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेगा तो उसकी जो स्पिन होती है वो -1/2 होती है। तो ये इस तरीके से, ये जो 2px उसके ऊपर, उसके बाद जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से हमें क्वांटम नंबर्स के बारे में बता रहे हैं, चारों के चारों। सही। अब सेकंड टॉपिक, एमिशन स्पेक्ट्रम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। अब आप क्या करें, इसको जल्दी से जल्दी रीड करें, ये पूरा का पूरा क्या लिखा हुआ है। मैं आपको 5 मिनट के अंदर ये सारा बता रहा हूँ। सही है। रीड कर लिया, चलो सही है। अब आप देखें, स्पेक्ट्रम जो होता है, सही है, TR स्पेक्ट्रम क्या होता है। पहली बात ये सिंपल वर्ड्स के अंदर, जब हम किसी भी वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करवाते हैं तो हमें एक पट्टी मिलती है। क्या मिलती है, एक पट्टी मिलती है। उर्दू में मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो जो पट्टी होती है वो बेसिकली बैंड ऑफ कलर्स होता है। व्हाइट लाइट क्या होती है, वो कंसिस्ट होती है बैंड ऑफ कलर्स के ऊपर। मतलब व्हाइट लाइट इज नॉट अ सिंगल लाइट, ये सिंगल लाइट नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे कलर्स होते हैं, रिंगो डिफरेंट कहते हैं। 7 कलर्स के ऊपर कंसिस्ट होती है व्हाइट लाइट सिंगल। तो जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करवाते हैं तो हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है, मतलब एक पट्टी मिलती है इस तरीके से, जिस पट्टी के अंदर बैंड ऑफ कलर्स होता है। क्या होता है, बैंड ऑफ कलर्स होते हैं।
उन बैंड ऑफ कलर्स को ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये था स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट। आया समझ में? अब स्पेक्ट्रम के भी बेसिकली कुछ टाइप्स होते हैं। स्पेक्ट्रम के भी कुछ टाइप्स होते हैं। अब जो फर्स्ट वन जो टाइप होता है स्पेक्ट्रम का, एक होता है कंटिन्यूस, TINUOUS, कंटिन्यूस होता है एक, और दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस और लाइन, कंटिन्यूस में आपको थोड़ा बता देता हूँ। जब भी हम व्हाइट लाइट को कंटिन्यूसली पास करवाते जाएं प्रिज्म से, तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। सही है। जैसे आप सन लें, सन की लाइट को आप क्या करें, प्रिज्म से पास करवाएं, तो आप देखेंगे तो आपको कंटिन्यूसली एक स्पेक्ट्रम मिलता जाएगा, मतलब वो खत्म नहीं हुआ कभी, जब तक लाइट जो है वो खत्म नहीं होती। मतलब हम कह सकते हैं जब हम व्हाइट लाइट को कंटिन्यूसली पास करवाएंगे किसी प्रिज्म से, तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कंटिन्यूस कहलाएगा। बट व्हाइट लाइट को हम क्या करें, शॉर्ट टाइम के लिए पास करवाएं, 5 मिनट, हम 1 मिनट के लिए पास करवाई, तो प्रिज्म हमें मिला 1 मिनट के लिए। अब 1 मिनट के बाद व्हाइट लाइट जो है वो पास नहीं हुई प्रिज्म से, नहीं हुई, तो हमें जो स्पेक्ट्रम भी क्या हुआ, नहीं मिला। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कहेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। मतलब जब व्हाइट लाइट कंटिन्यूसली पास हो रही हो किसी जगह से प्रिज्म से, मतलब बेसिकली, तो जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। क्या होगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। जब व्हाइट लाइट को हम कंटिन्यूसली पास नहीं करवाएं, शॉर्ट टाइम के लिए पास करवाएं, फिर व्हाइट लाइट को हम रिमूव करवा दें इस प्रिज्म में से, तो स्पेक्ट्रम हमें थोड़ी देर के लिए मिलेगा, और उसके बाद प्रिज्म भी, और स्पेक्ट्रम थोड़ी देर के लिए मिलेगा, और स्पेक्ट्रम भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसे स्पेक्ट्रम कहेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। अब लाइन स्पेक्ट्रम जो होते हैं उसके दो टाइप होते हैं। एक टाइप होता है इमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये दो टाइप्स होते हैं। आपके बुक के अंदर नहीं दिया हुआ, सिंध बोर्ड का जो बुक है उसके चैप्टर 2 के अंदर ये सारी चीजें दी हुई हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम खुद क्या होता है, उसके टाइप्स सारे, उसके एग्जांपल्स, एवरीथिंग दिए हुए हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी दिए हुए हैं। अब आपने पढ़ लिया, अब आप देखें, अब ये इमिशन स्पेक्ट्रम जो होता है वो बनता कैसे है। ये एक न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग शेल्स होते हैं। अब मैं कंसिडर कर रहा हूँ हाइड्रोजन का शेल, किसका शेल है, ये हाइड्रोजन का शेल है, HYDROGEN, हाइड्रोजन। अब उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जब मैं हाइड्रोजन के एटम को इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज करूंगा, या मैं इलेक्ट्रिसिटी दूं हाइड्रोजन के एटम को, या मैं उसको हीट प्रोवाइड करूं, क्या करूं, मैंने क्या किया, हाइड्रोजन के एटम को हीट प्रोवाइड की, हीट। जब मैंने हाइड्रोजन के एटम को हीट प्रोवाइड की, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर वो क्या करेगा, हीट एनर्जी को गेन करेगा। अब वो स्पेसिफिक हीट एनर्जी को गेन करेगा और फर्स्ट शेल से मूव करके चला जाएगा सेकंड शेल के ऊपर, और थर्ड शेल के ऊपर, या सेकंड शेल के ऊपर, या फोर्थ शेल के ऊपर भी जा सकता है। अब मतलब इसका क्या मतलब हुआ, जब हम किसी भी हाइड्रोजन एटम के या किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद उस शेल से निकल के उसके आगे वाले शेल के अंदर चला जाता है। सही है। मैंने आपको पीछे भी बताया था, जो शेल होते हैं उनकी स्पेसिफिक एनर्जी होती है। फर्स्ट शेल की कोई ना कोई एनर्जी होगी, सेकंड शेल की कोई ना कोई और एनर्जी होगी, थर्ड शेल की कोई ना कोई और एनर्जी होगी। जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे, और उनकी जो एनर्जी भी होगी वो इंक्रीज होती जाएंगी। सही है। अब एनर्जी को गेन करके वो इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट शेल से क्या चला गया, थर्ड शेल के अंदर, कंसिडर हम करते हैं थर्ड के अंदर गया, सेकंड के अंदर भी जा सकता है, उसने ज्यादा एनर्जी गेन की तो वो थर्ड के अंदर चला गया। अब आफ्टर -12 पिको सेकंड, शायद है -12 पिको सेकंड है मेरे ख्याल से, पक्का याद नहीं है मुझे, पर -12 पिको सेकंड मेरे हिसाब से वो इलेक्ट्रॉन जो है इतने सेकंड के बाद वापसी आएगा अपने शेल के अंदर, जिस शेल से वो उठा था। मतलब फर्स्ट शेल से वो गया था सेकंड के अंदर, आफ्टर अ शॉर्ट टाइम, आफ्टर 12 पिको सेकंड के बाद वो वापसी उसी शेल के अंदर आ जाएगा। कैसे आएगा, एनर्जी को एमिट करके, एनर्जी या हीट को एमिट करके, हीट नहीं, एनर्जी को एमिट करके। एमिट कैसे करेगा, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट के फॉर्म में वो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। अब उसी लाइट को, जो लाइट हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ने एमिट की थी, उसी लाइट को जब हम प्रिज्म से पास कराएंगे, या आप कहें स्पेक्ट्रोमीटर से पास कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। इस तरह हम कंसिडर करते थे, स्पेक्ट्रम हमें मिला, उस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या मिला, वो स्पेक्ट्रम जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करके फिर से अपने स्टेशनरी शेल के ऊपर आया, मतलब एनर्जी को लॉस करके फिर से अपने पहले वाले शेल के ऊपर आएगा, तो वो जो एनर्जी लॉस करेगा वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट करेगा। उस लाइट को जब हम प्रिज्म से या स्पेक्ट्रोमीटर से पास कराएंगे तो हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, उस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं
इमिशन स्पेक्ट्रम। आया समझ में? अब ये जो इमिशन स्पेक्ट्रम है बेसिकली हमें कोई भी एटम का जो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, किसी भी एटम का, वो उसके हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता है। क्या बताता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता है। और ये जो सारा प्रोसेस होता है हम स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है वो एक टेक्निक होती है जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं जो लाइट जो है या जो रेडिएशंस जो हैं कोई भी एटम एब्जॉर्ब कर रहा है और जो कोई भी एटम इमिट कर रहा है रेडिएशंस को, उस रेडिएशंस को हम क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। ये बेसिकली टेक्निक होती है जो इसके अंदर हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, INSTRO इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर हम यूज़ करते हैं वो होता है स्पेक्ट्रोमीटर। आया समझ में? अब बाकी और चीज़ इसके अंदर कोई भी नहीं लिखी हुई, आप इसको खुद भी रीड कर लें। अब अब नेक्स्ट है लाइन स्पेक्ट्रम एनालिसिस। लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है वो हमने पढ़ लिया क्या होता है। अब इसकी एनालिसिस हम किसे करते हैं? जैसे लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो बेसिकली हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता है। यहाँ तक बात सही? और जो इलेक्ट्रॉन है वो हमने कंसिडर किया था फर्स्ट शेल से उठा और थर्ड शेल के अंदर वो जाके मूव करे गिरा। तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिला उस स्पेक्ट्रम को हमने इमिशन स्पेक्ट्रम का नाम दिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है हमें कैसे पता चला? उसने फर्स्ट शेल के अंदर एनर्जी को अब्जॉर्ब किया और थर्ड शेल के अंदर चला गया और फिर से उसने थर्ड शेल से एनर्जी को रिलीज करके वापसी फर्स्ट शेल के ऊपर अपने आ गया। तो जो स्पेक्ट्रम हमें मिला वो स्पेक्ट्रम जो है वो हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल के अंदर उसने एनर्जी को अब्जॉर्ब किया और कौन एनर्जी को अब्जॉर्ब करने के बाद कौन से शेल के अंदर उसने क्या किया, ट्रांजिशन की। सही है? इसके बारे में हमें बताता है ट्रांजिशन क्या होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करे, एनर्जी को अब्जॉर्ब करे और स्टेशनरी शेल से मूव करके वो एक्साइटेड शेल के ऊपर चला जाए। स्टेशनरी शेल मतलब जिस शेल के अंदर वो है और एक्साइटेड शेल मतलब जिस शेल के अंदर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आया है। आया समझ में? अब क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल क्या होते हैं? बेसिकली ये हम कहते हैं शेल्स को ही हम शेल्स को ही हम कहते हैं। बट क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल क्यों कहते हैं? शेल्स की कोई ना कोई क्या होती है, एनर्जी होती है। सही है, उसको हम एनर्जी लेवल कह सकते हैं फिर। बट क्वांटाइज क्यों कहते हैं? क्वांटाइज का जो मतलब होता है वो मतलब होता है अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। एल आई बी अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट मतलब एनर्जी होती है। हम कहते हैं जो क्वांटाइज एनर्जी लेवल है वो शेल जो है 1 है, n इक्वल टू 1, एक शेल है फर्स्ट नंबर। अब इसको हम क्वांटाइज एनर्जी लेवल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जो जो शेल है उसकी क्या होती है, फिक्स्ड एनर्जी होती है। क्या होती है? फिक्स्ड एनर्जी होती है। हर शेयर की अपनी फिक्स एनर्जी होती है। आप फर्स्ट शेयर कंसिडर करें, सेकंड करें, थर्ड करें, फोर्थ करें, 5 करें, 6 करें, 7 करें, 8 करें, हर शेयर की अपनी ना अपनी कोई ना कोई फिक्स्ड एनर्जी होगी जिसकी वजह से हम शेयर्स को क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल भी कहते हैं। सही है? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटेक्शंस के बारे में क्या बताया जा रहा है तो यहाँ से ही पढ़ लेते हैं। नंबर एंड पोजीशन ऑफ लाइंस। जो भी स्पेक्ट्रम हमने बनाया था उसके अंदर कितनी लाइंस हैं और उसकी पोजीशन क्या है वो हमें बताता है। स्पेक्ट्रम के अंदर जितनी भी लाइंस और पोजीशंस हैं वो हमें डिटरमाइन करता है, बताता है नंबर ऑफ शेल्स इलेक्ट्रॉन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेल्स इलेक्ट्रॉन। वो हमें बता रहा है कि कितने शेल्स हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एटम के अंदर और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो किन किन शेल के अंदर हो रही है। फॉर इंस्टेंस जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लाइंस इन स्पेक्ट्रम इंडिकेट द नंबर ऑफ मेजर एनर्जी लेवल और शेल इलेक्ट्रॉन। क्या समझ में आया? नंबर ऑफ लाइंस जो होती हैं वो हमें क्या बताती हैं, बता रही हैं कि जो एनर्जी लेवल को बता रही हैं और शेल को बता रही हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। जैसे हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की हम बात करते हैं, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो होता है उसकी बेसिकली हमने सीरीज दी हुई है, बारमन, लेमन, ब्रैकेट, फंड। यहाँ पर नहीं दी हुई, वो सीरीज होती है बेसिकली इमिशन स्पेक्ट्रम की। वो क्यों दी हुई है आप यहाँ पर फिगर के अंदर देखें। अब इस फिगर के अंदर आप देखें कि इतनी बड़ी आपको फिगर दी हुई है, लेमन, बार्मर, ब्रैकेट, फंड, पेशन, ये आपको सीरीज दी हुई है। बेसिकली हमें इंडिकेट कर रहे हैं जब हाइड्रोजन का एटम वन शेल से फर्स्ट शेल से सेकंड की तरफ जाएगा तो कौन सी एनर्जी कितनी एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा और कौन सा स्पेक्ट्रम बनाएगा। अगर सेकंड से वो थर्ड की तरफ जाएगा तो कौन सा स्पेक्ट्रम बनाएगा। सही है? थर्ड से फोर्थ की तरफ जाएगा तो वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा और एमिट करने का बाद स्पेक्ट्रम जो है वो कौन सा बनेगा। तो हाइड्रोजन जो है वो डिफरेंट कलर्स के स्पेक्ट्रम बनाता है। वो डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन जो है वो कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कौन से शेल के अंदर गया है, फर्स्ट से सेकंड की तरफ गया है या फर्स्ट से थर्ड की तरफ गया है। इससे हमें पता चलता है। यहाँ पर देखें आप N1 है ना, तो ये लास्ट वाली लाइन देखें इसके अंदर
ये आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं, हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट शेल से गया सेकंड की तरफ और सेकंड में से फिर से वापस फर्स्ट के अंदर आया और जो उसने एनर्जी को एमिट किया उसका हमने क्या बनाया, स्पेक्ट्रम बनाया। ये आपको ये इंडिकेट कर रहा है। तो इसी तरीके से दूसरे एटम्स भी होते हैं, उसके स्पेक्ट्रम्स होते हैं, वो इंडिकेट करते हैं हमें उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इंडिकेट करते हैं और उनके अंदर जो शेल्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं, उनकी बेसिकली पोजीशन को भी इंडिकेट करते हैं। क्वेश्चन है 1, 2 एंड 3। तो एक्सप्लेन रोल ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इन डिस्क्राइबिंग द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एन एटम। उसका क्या मतलब है बेटा? ये कह रहे हैं कि एक्सप्लेन करो आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है जिसे हम n से डिनोट करते हैं वो एनर्जी लेवल्स को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के एटम के अंदर। मैंने बताया था जो क्वांटम नंबर्स जो होते हैं वो बेसिकली n से उसे हम डिनोट करते हैं और n की जो वैल्यू होती है, n अगर 1 होगा तो कौन सा शेल होगा, k शेल होगा, फर्स्ट शेल होगा। n की वैल्यू जब 2 होगी तो वो जो शेल होगा वो l शेल होगा। n की वैल्यू जब हम 3 लेंगे तो कौन सा शेल होगा, m शेल होगा। क्या हो गया, m। तो बेसिकली क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स क्या बताते हैं हमें, इलेक्ट्रॉन के शेल के बारे में बताते हैं, इलेक्ट्रॉन कौन से शेल के अंदर होगा। तो आप इसको अपनी वर्डिंग के अंदर भी लिख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होते हैं वो वन ऑफ द टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स होते हैं जो हमें बेसिकली से हम एन से डिनोट करते हैं और ये हमें बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से शेल के अंदर है। अब एन की वैल्यू जब हम 1 लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल के अंदर होता है, सेकंड लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल के अंदर होता है और शेल के आप नाम भी बता दें सवाल के अंदर तो आपको क्वेश्चन का आंसर डन हो जाएगा। सही। अगर आप इसके आंसर अगर आप नहीं लिख सकते इनके जवाब तो आप हमें व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें जो नंबर आपको मैंने स्टार्टिंग के अंदर दे दिया है या अभी भी मैं आपको दे रहा हूँ। तो उस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट करें, मैं आपको इन तीनों के आंसर व्हाट्सएप के अंदर फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द व्हेन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n is equal to 3, how many different possible values the azimuthal quantum number टेक। अब ये कह रहे हैं कि जब n की वैल्यू क्या लें, 3 लें, प्रिंसिपल क्वांटम में 3 लें तो एल की वैल्यू क्या होगी। देखें एल की वैल्यू क्या होती है, 0 टू n-1 होती है। अब जब हम क्या करें एल की वैल्यू 3 लें, यहाँ पर 3 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब 0 टू 2 की तरफ हम जा रहे हैं। मतलब इसके अंदर क्या आ गया, 0 आया, 1 आया और 2 आया। तो क्या इंडिकेट कर रही है वैल्यूज, ये एस ऑर्बिटल को इंडिकेट कर रही है, ये पी को इंडिकेट कर रही है और ये क्या कर रही है, डी को इंडिकेट कर रही है ये वैल्यूज। आया समझ में? गुड। यहाँ पर यही पूछ रहे हैं कि एजीमुथल क्वांटम की वैल्यूज क्या होंगी और वो कौन से ऑर्बिटल्स को इंडिकेट करेंगे। तो आप लिख लें, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 होगी तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एल की वैल्यूज है वो 3 वैल्यूज आएंगी। द फर्स्ट वन इज 0, सेकंड 1, थर्ड 3। और ये तीनों वैल्यूज हैं वो क्या इंडिकेट कर रही हैं, क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स को इंडिकेट कर रही हैं। सही है। कौन सा ऑर्बिटल, 0 पर एस ऑर्बिटल, 1 पर पी ऑर्बिटल और 3 के ऊपर डी ऑर्बिटल। सही है। तो आप इसको इंग्लिश के अंदर ऐसे लिख सकते हैं। नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं, मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा, आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टेक्ट करें। थर्ड नंबर, डिस्क्राइब सिग्निफिकेंस ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एन एटम। यार ये तो मेन चीज है। आप देखें एटम के अंदर शेल्स होते हैं, शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिट और सब शेल्स होते हैं, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। सही है। अब ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेसिकली ऑर्बिटल 3 एक्सिस के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, एक्स वाई एंड जेड। तो भाई इलेक्ट्रॉन जब भाई जो ऑर्बिटल्स होते हैं 3 एक्सिस के बाद 3 डायमेंशन रीजन होता है। अब ऑर्बिटल एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है और एफ भी होता है। अब ये तीनों के तीनों अलग अलग ओरिएंटेशन को शो करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, ओरिएंटेशन के बारे में हमें बताता है। जब हम ऑर्बिटल्स को हम देखेंगे तो एस ऑर्बिटल है वो मैग्नेटिक फील्ड के, जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करेंगे, लेके जाएंगे तो वो अपनी कोई ना कोई ओरिएंटेशन को शो करेगा एस ऑर्बिटल। बेसिकली एस ऑर्बिटल जीरो ओरिएंटेशन होती है। जब हम पी ऑर्बिटल को हम लेके जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वो भी कोई ना कोई ओरिएंटेशन को शो करेगा और डी भी कोई ना कोई ओरिएंटेशन शो करेगा, कोई ना कोई डायरेक्शन को शो करेगा। कैसे शो करेगा, देखें पी ऑर्बिटल होते हैं उसके 3 डिजर्मिनेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब ऑर्बिटल जो होता है वो 3 डायमेंशनल रीजन होता है। जब पी ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, अलोंग एक्सिस के ऊपर होगा ऐसे डम्बेल, और पी वाई जो होगा वो वाई एक्सिस के ऊपर होगा इस तरीके से, पी जेड जेड एक्सिस के ऊपर होगा ऐसे डम्बेल। तो ये क्या शो कर रहा है, बेसिकली ओरिएंटेशन तो शो हो रही है, तो उसको भी आप से डिस्क्राइब कर सकते हैं। नहीं समझ में आया, नहीं लिख सकते आप इंग्लिश के अंदर, तो कोई बात नहीं, आप कांटेक्ट करें व्हाट्सएप के ऊपर,
हम आपको प्रोवाइड कर देंगे तीनों के तीनों आंसर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।